बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये खौफनाक हक़ाइक़ हैं इसके, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान का एक वस्ती ज़िला है सोराब। यहाँ पे एक हौलनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियन जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बताई, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फिजाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियो में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूँ और ये बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वजीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज भुट्टी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाकई में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज भुट्टी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DGISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग जराए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो जख्मी हुए हैं और अवाम बड़ी तादाद में निकल कर बैठ गई है, लाशें रख कर सोराब रोड के ऊपर। वहाँ पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है, उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहाँ पे लाशें रख कर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहाँ सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे, जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए। उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के जरिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DGISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुद कुछ बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज भुट्टी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान है उन सबका ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए, ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गजा में देखे थे, यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से हटे हुए जिस्म और बहुत। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गजा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही जुबान बोल। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के जख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MP भी रहे, सेनेटर भी, वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर अपने ही शहरियों के खिलाफ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आ रही है। अब ये वहाँ के जिम्मेदारान कह रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि ये फिजाई हमला किया गया जेट तैयारों या हेलीकॉप्टरों से, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा रियासत अपने ही लोगों से मुसलसल दस्तों गिरबान रहने की बजाय एतमाद का रिश्ता कायम करे और चेक पोस्टों, बंदूकों और निगरानी पर इन्हिसार कम करे। सोराब वाक़े को किसी बयानिए के जरिए छुपाने की बजाय आला सतह पर तहकीकात करवाई जाए और हकायक अवाम के सामने लाए जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के जख्मों पर नमकपाशी की बजाय वाक़े की शफाफ तहकीकात जरूरी है। ये जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब का स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, जो मुहर्रम बलूच हैं जिनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी जो पार्टी है या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, वो ये कहती है कि बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और
फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 4 साल मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को जरा बराबर भी अफसोस नहीं है। सोराब गदर में पेश आने वाला वाकया रूह को झंझोड़ देने वाला वाकया है। खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानिया घड़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते ना, खवातीन गर्द नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम जो सही तरह से चलता भी नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं, एक जुमला पाकिस्तान का मीडिया इसके कोई इसके ऊपर बात नहीं कर। सोशल मीडिया भी ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो तमाम इस वाक़े को रिपोर्ट सोशल मीडिया पे इसको ज्यादा से ज्यादा उठाएं ताकि आइंदा के लिए ऐसे कत्ले आम से पहले 10 सोचा जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इस वाक़े को अलग अलग तरह से बयान किया, जिससे इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लाशें सड़क पर रख के बैठे हैं, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया कि वहां पे अब कोई जाएगा ही नहीं, हम किसी को वहां पे जाने ही नहीं दे। नादरीन, ये आप देखें ना, इसहाक डार का स्टेटमेंट। एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ बहरा अहमर में, जिसको रेड सी कहते हैं आप, जहाँ पे हौसी हमला कर देते हैं उन बहरी जहाजों के ऊपर जो सऊदी अरब से निकलते। तो इसहाक डार उसके बारे में कहते हैं कि बड़ी तशवीश है मुझे उस हमले पे। मालूमात के मुताबिक 3 पाकिस्तानी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि एक जख्मी हुआ है। हम गमजदा खानदानों से दिली ताजियत करते हैं। और वो कहते हैं पाकिस्तान गैर जंगजू तजारती जहाज पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है, बेगुनाह इंसानों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। देखें, हौसियों से अब पाकिस्तान ने लड़ाई करनी है, ये हम सब जानते हैं। वो इसलिए कि सऊदी अरब की हौसियों के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, और हौसियों को दहशतगर्द कहा जाता है, लिहाजा हौसियों के साथ तो अब लड़ाई करनी है पाकिस्तान को, ये हम सबको आइडिया है। तो वहां इसहाक डार साहब को नजर आ गया, पाकिस्तान के वजीर खारजा को, कि वहां 3 पाकिस्तानी शहीद हुए, लेकिन ये जो 28 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए जिनमें बच्चे और खवातीन भी हैं, ये उनको नजर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया, किसी और ने नहीं किया। BNP अख्तर मेंगल साहब की जो पार्टी है, उसने 16 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया इस वाक़े के खिलाफ, जबकि BYC ने, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने, आज के दिन में एहतजाज का और बलूचिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया। अब नाज़रीन, ये है वो अफसोसनाक खबर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी बलूचिस्तान से। आज का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए अहम है आज का दिन कि इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए आज सुहेल अफरीदी ने और पार्लियामेंटेरियंस ने, सब ने जो फैसला किया वो ये था कि सारे के सारे आज जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद फिर वहां पे वो मुजामत करेंगे। और जो ऐलान किया था वो ये किया था कि पूरे पाकिस्तान को फिर हम बंद करेंगे रात के वक्त, और पाकिस्तान के हर चौक में एहतजाज किया जाएगा, हर चौक में डी चौक बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुलाकात की इजाजत दी जाती है या नहीं, और अगर इजाजत दी जाती है तो जेल से क्या खबर, अगर इजाजत नहीं दी जाती तो क्या अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात को पूरा जोर लगा के पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाजी एक हिकमत अमली अपना सकती है? ये चीजें भी हमें अभी नजर आ जाएंगी थोड़ी देर में। जो नाम दिए गए मुलाकात के लिए, उसमें पहला नाम है सुहेल अफरीदी का, दूसरा शाहिद खटक का, तीसरा मीना खान का, चौथा नाम है शफी जान का, पांचवा शफकत अयाज का, और छठा नाम है अब्दुल सलाम अफरीदी का। ये नादरीन 6 नाम दिए गए हैं, क्योंकि अदालत का हुक्म था कि 6 लोग मिल सकेंगे इमरान खान साहब को हर जुमेरात को। तो ये 6 नाम दे दिए गए हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक और ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। वो ऐलान उन्होंने ये किया कि अब तक जो लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो नौजवानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब तक 5,30,000 नौजवान इसके अंदर शामिल हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में। अगर तो इसमें 5,30,000 नौजवान शामिल हो गए हैं तो ये तो तादाद ठीक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बताया गया था कि 60,000 नौजवान है। अब अगर हफ्ते डेढ़ के बाद ये 5,30,000 है तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि 27 सितंबर आने तक इनकी तादाद 20-25 लाख तक भी हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर नौजवान रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं बारी बारी एहतजाज करने के लिए, और वो एक
ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं तो फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उनकी तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, यानी उनकी वैसे ही आबादी 45 लाख की टोटल आबादी है, उसमें से भी सिर्फ एक इलाके के लोग हैं वेरियस से आके, वो एक जगह पे 10-15 हज़ार लोग हैं, एक जगह पे 20-1,000 लोग जो अलग अलग जगहों पे वो एहतजाज करते, तो वो टोटल 50-60 हज़ार लोगों ने मुसीबत डाली हुई। ज्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो कम होते हैं तो फिर भी वो 20-25 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10 हज़ार तो रहते ही हैं एक आधी जगह पे। तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में लाखों नौजवान इकट्ठे कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाएगी, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान की नादरीन हम बात कर रहे थे ना, ये देखें एक और खबर बलूच, ये खबर देखें, आप अपना सर पीटेंगे कि ये क्या हो रहा है बलूच। ये देखें आप, ये एक बुजुर्ग हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तस्वीर में, ये देखें इनको लोग हाथ में ला रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, ये जरा देख लें आप। इनकी उम्र 70 साल है। ये गवर्नर है बलूचिस्तान के, शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं, ये 70 साल इनकी उम्र है। और अब एक घंटी बज रही है खतरे की, एक टिक टॉक चल रही है कि पता नहीं किस वक्त कोई ईरान एटमी तजुर्बा कर ले। ये तो अब ईरान ही जानता है। तो अमेरिका ने अपने मिस एडवेंचर के जरिए से जिस यूरेनियम को दफन कर दिया, अब उसके बारे में अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को कुछ पता नहीं है। ये एक खतरा है जिसमें अमेरिका ने सबको डाल दिया, और अमेरिका इससे बचने के लिए अब कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और दूसरी मुसीबत उसके गले पड़ी हुई है, आबने हुर्मुज़। पाकिस्तान कहां खड़ा है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त एक चीज। देखिए पाकिस्तान ने कोशिश की है, फिलहाल पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करते रहनी चाहिए और गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत भी जानिबदार नहीं बनना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में जानिबदार बनेगा तो पाकिस्तान आज अगर कुछ हासिल कर भी लेता है तो कल को पाकिस्तान इसमें लूजर हो जाएगा। जैसे माजी में पाकिस्तान के जर्नैलों ने वो जंगें शुरू की और वो लड़ाइयां शुरू की और वो हिकमत अमली और पॉलिसियां बनाई जिनसे वो जर्नैल तो अमीर हो गए, उस वक्त तो पैसा वैसा मिल गया, उस वक्त तो हालात वाहवाकारी हो गई, लेकिन पाकिस्तान कई दहाइयों तक उसका खुमियाजा भुगतता रहा। अब अगर पाकिस्तान किसी एडवेंचर में चला जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पंगा हो जाएगा। देखे ना, अमेरिकन अखबारात के अंदर बाकायदा धमकियां छपवाई गई हैं ईरानी लीडरशिप के लिए कि मुज़ाकरात को कामयाब करें, वरना फिर उनकी जान खतरे में, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब यह भी बहुत जरूरी है कि ईरानी क़यादत वापस ईरान में हिफाजत के साथ पहुंचे और अपनी अपनी जगहों पे जाके जहां वो रहना चाहते हैं वो वहां पहुंचे और उन्हें कोई नुकसान ना हो। देखिए ना, इससे पहले जो एक इंडिया के अंदर ईरानी बहरिया के फौजी गए हुए थे बहुत सारे, वो अपनी मशकों के चक्कर में गए हुए थे, उनका कोई लड़ाई से ताल्लुक नहीं था, उनका कत्लेआम कर दिया था अमेरिका ने। श्रीलंका ने उनको रेस्क्यू किया था कुछ लोगों को, बाद में श्रीलंका को ईरान ने जो है वो सहूलत भी दी कि आप आबनाए हुर्मुज़ में से गुजर सकते हैं, अपना तेल ले जा सकते हैं। तो ये चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये लीडरशिप खतरे में है और इनके बारे में धमकियां बाकायदा ये अमेरिकी पेपर्स के अंदर, द वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि ये छपी हुई है। तो पाकिस्तान के रोल पे बात हो रही है कि पाकिस्तान को हर हाल में इसमें न्यूट्रल रहना, लेकिन कुछ पेशरफ्त हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कुछ और इशारे दे रही है। यानी पाकिस्तान की जानिब से जंगी साजो सामान का और फोर्सेस का सऊदी अरब में पहुंचना, पाकिस्तान का खुद इसके बारे में कोई स्टेटमेंट ना देना, बल्कि इसके बारे में आगाह किया जाना सऊदी अरब की वजारत दिफा की जानिब से, और उसके बाद फौरी तौर पे ये खबर आना कि सऊदी अरब और कतर मिलकर पाकिस्तान को $5 अरब की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये पैसा पाकिस्तान का नहीं होगा, ये उन्हीं का पैसा है, यहां पे रखा जाएगा, क्योंकि यूएई अपना पैसा वापस मांग रहा है। तो देखिए हमें वक्ती तौर पे इसका फायदा हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ शायद फौरी तौर पे दौरा करने भी जा रहे हैं सऊदी अरब का। हमें सऊदी अरब के साथ शानदार ताल्लुकात चाहिए, हमें सऊदी अरब से भाईचारा भी चाहिए, मदद भी चाहिए, लेकिन इसकी ऐसी कीमत क्या हम अदा कर सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक बड़ी लड़ाई में उतर जाए। माजी में हमने गुरेज किया था, जब यमन के साथ सऊदी अरब की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, जो फैसला बहुत अच्छा था। आज भी पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने का ही फैसला करना चाहिए, लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं उनसे ये अंदेशा पैदा होता है कि मुस्तकबिल करीब में इसराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई पे पाकिस्तान गैर जानिबदार शायद ना रह पाए। ये मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इसलिए कि हम अभी इंतजार करते हैं और हम देखते हैं कि होता क्या है। मेरी नाज़रीन एक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि देखें, आप दुनिया की सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि आप चाहते हैं दुनिया में अमन हो जाए। दुनिया में अमन आप इसलिए चाहते हैं ताकि दुनिया में कारोबारी जिंदगी चले, दुनिया के अंदर तरक्की हो, दुनिया के अंदर गुर्बत ना हो, दुनिया के अंदर परेशानी ना हो, दुनिया के अंदर इस्तेहकाम आए और दुनिया तरक्की करती हुई आगे बढ़े। तो यही चीज आप पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं चाहते? पाकिस्तान में आपने अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ, एक जंग लगाई हुई है, इंसानी हकूक की पामालियां कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर को आपने कुचल कर रख दिया है।
सिर्फ इसलिए कि आपका अपना जो इक्तदार है और आपका अपना जो जाती मफाद है वो सामने आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और उसके लिए जो जुल्म, जबर और फस्तायत के हथकंडे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपनाए जा रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें सिर्फ आसिम मुनीर का अकेले का और शहबाज शरीफ का अकेले का या इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का या इन चंद लोगों के टोले का जो इक्तदार के अंदर रहना चाहते हैं, ताकत एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ उनके मफाद की बात करें तो फिर उनका मफाद इसी में है कि जुल्म, जबर और फस्तायत की ये जो चादर है पाकिस्तान को उड़ाई रखी जाए, पाकिस्तान के ऊपर जुल्म जारी रखा जाए। तो अगर आप दुनिया के अंदर अमन की कोशिश कर सकते हैं तो पाकिस्तान में भी दिल बड़ा करें और पाकिस्तानियों को अमन से रहने दें। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अदलिया को कंट्रोल करके मुखालिफिन को कुचला जा रहा है वो सिलसिला बंद किया जाए। घुटन का जो माहौल पाकिस्तान के अंदर है, लोग पाकिस्तान में रह नहीं सकते, पाकिस्तान में आ नहीं सकते, ये घुटन का माहौल खत्म किया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं बड़ी तकलीफ के अंदर और बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपने मुल्क में वापस रहे और ये जो बदले लिए जाते हैं, जो जुल्म और जबर किया जाता है, ये खत्म किया जाए ताकि पाकिस्तान भी आगे बढ़े। दुनिया के अंदर चौधरी बने हुए हैं अमन के लिए और पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर की एक रात मुसल्लत की हुई है। तो ये दोगली पॉलिसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बंद करनी चाहिए और आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को खुलने दें, आगे बढ़ने दें। इमरान खान के बेटों ने अब बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से दरखास्त की है अपने वालिद के लिए, वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया है। वो फर्दर भी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं कि उनके वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके बड़े सीरियस इश्यूज हैं, जेल में उनके बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए गए हैं, मुलाकातों पर बैन है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे, वो इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर आवाज उठाए कि यह जुल्म है और ज्यादती है, इसको रोका जाए। इस मामले को सूबाई असेंबली में उठाना चाहिए, इसके ऊपर एक करारदाद लानी चाहिए कि एक सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई, इस सेक्टर कमांडर का नाम भी मंजर आम पे लाना चाहिए और सूबाई असेंबली में उसके खिलाफ करारदाद पेश करनी चाहिए, उसे पास करवाना चाहिए। इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का कहना चाहिए। अगर पुलिस एफआईआर ना दर्ज करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए और उससे ऑर्डर लेना चाहिए कि यह एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि वजीर आला को धमकाया गया है कि तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा अगर तुमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो। और इसके साथ साथ जीएचक्यू को लेटर लिखना चाहिए, बकायदा डीजीआईएसआई को भी लिखना चाहिए कि आपके सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई है, ताकि निजाम एक्सपोज तो हो ना। तो ये वजीर आला को फौरी तौर पे इकदाम लेने चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता तो बंद हो गया, जो आता है दिल करता है धमकी लगाता है, जो आता है दिल करता है गिरबान पकड़ लेता है, जो आता है वो कहता है जी मैं फैसला करूंगा बंद कमरों के अंदर। तो नाजरीन, अब एक और, ये तो हो गया सुहेल अफरीदी वाला चैप्टर, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, लेकिन इम्तिहान बड़ा सख्त है। सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद के बहुत निश्तर चले हैं, बहुत ज्यादा। सुहेल अफरीदी पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था। ये वो वक्त है जब सुहेल अफरीदी अपने आप को अगर साबित करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या उन्हें बाजी लगानी पड़ेगी जान की। जितना बड़ा आपको ओहदा मिलता है, जितनी बड़ी आपको इज्जत मिलती है, उतना बड़ा आपका इम्तिहान भी होता है। तो सुहेल अफरीदी को अपने लीडर की तरह इम्तिहान में सुरखरू होना पड़ेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें वजीर आला बनाया जाएगा और उन्हें इमरान खान ने वजीर आला के लिए चुना। अब उन्हें साबित करना होगा कि इमरान खान साहब का इंतखाब गलत नहीं था और ये उनके लिए एक मौका है, या तो वो अपने आप को बचा लें या अपनी लेगेसी बचा लें। और अगर उन्होंने खड़े होकर दिखाया तो उनकी पूरी कौम को और पूरे पाकिस्तान को उन पे हमेशा फख्र रहेगा। अब आ जाए इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पे, लेकिन पहले थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बताऊं कि कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसमें दो अहम फैसले हुए। फैसले 3-4 हैं, लेकिन दो जो अहम चीजें उसमें एक ये है कि आज के दिन में तमाम एमएनएज और सेनेटर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। सुबह 10 बजे वहां पे समाअत है इमरान खान साहब के मुकदमे की, तो वहां पे जाएंगे और जाकर समाअत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालत वहां से इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के मामले में इंसाफ फराहम करे और इमरान खान साहब की उनके मुआलिजीन की मौजूदगी में अस्पताल से इलाज को यकीनी बनाया जाए, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनके बच्चों के साथ उनका राब्ता करवाया जाए और चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये वो कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। दूसरा, कल के दिन में, मंगल के दिन, इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। तो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर जब जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया कोर कमेटी ने कि एमपीएस, एमएनएज और सेनेटर्स भी अडियाला जेल के बाहर जाएंगे और वहां पे एक अलामती धरना भी देंगे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार की है। देखते हैं ये पॉलिसी आगे जाके कैसे काम करती है। असद कैसर ने, फैसल चौधरी ने,
मेजर ताहिर सादिक ने और दीगर और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाना शुरू की है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। देखिए, ये जो खबर दी है ना सिद्दीक जान ने, मेरी अब उनसे भी बात हुई है। जो दीगर सहाफी जिन्होंने खबरें दी है, मेरी उनसे भी बात हुई है। अब मुझे भी एग्जैक्टली पता है कि वो कौन सा सोर्स है जिसने आगे ये सारी बातें बताई हैं। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि उन्हें इस बात पे यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई हुआ। वो ये क्यों कहती हैं, इस बात को जरा आपको समझना पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली में किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है।